लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम ऊपर लिखाए हैं कि इंद्रदेव ने भूतनाथ को अपने मकान से बाहर न जाने दिया और अपने आदमियों को ये ताकीद करके कि भूतनाथ को हिफाजत और खातिरदारी के साथ रखे, रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया। यद्यपि भूतनाथ इंद्रदेव के मकान में रोक लिया गया और वो भी उस मकान से बाहर जाने का रास्ता न जानने के कारण लाचार और चुप हो रहा, मगर समय और आवश्यकता ने वहां उसे चुपचाप बैठने न दिया और मकान से बाहर निकलने का मौका उसे मिल ही गया। जब इंद्रदेव रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हो गया, उसके दूसरे दिन दोपहर के समय सरयू सिंह, जो इंद्रदेव का बड़ा विश्वासी अय्यार था, भूतनाथ के पास आया और बोला, क्यों भूतनाथ, तुम चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो? भूतनाथ: बस मैं अपनी बदनसीबी पर रोता और झक मारता हूं, मगर इसके साथ ही इस बात को सोच रहा हूं कि आदमी को दुनिया में किस ढंग से रहना चाहिए। सरयू सिंह: क्या तुम अपने को बदनसीब समझते हो? भूतनाथ: क्यों नहीं, तुम जानते हो कि वर्षों से मैं राजा बीरेंद्र सिंह का काम कैसी ईमानदारी और नेक नियति के साथ कर रहा हूं, और क्या ये बात तुमसे छिपी हुई है कि उस सेवा का बदला आज मुझे क्या मिल रहा है? सरयू सिंह पास बैठकर: मैं सब कुछ जानता हूं, मगर भूतनाथ, मैं फिर भी ये कहने से बाज न आऊंगा कि आदमी को कभी हताश न होना चाहिए और हमेशा बुरे कामों की तरफ से अपने दिल को रोककर नेक काम में तन मन धन से लगे रहना चाहिए। ऐसा करने वाला निस्संदेह सुख भोगता है, चाहे बीच बीच में उसे थोड़ी बहुत तकलीफ भी क्यों ना उठानी पड़े। अस्तु, आजकल के दुखों से तुम हताश मत हो जाओ और राजा बीरेंद्र सिंह तथा उनकी तरह सज्जन लोगों के साथ नेकी करने से अपने दिल को मत रोको। तुम तो अय्यार हो और अय्यारों में भी नामी अय्यार, फिर भी दो चार दुष्टों की अनोखी कार्यवाहियों से आ पड़ने वाली आफतों को न सहकर उदास हो जाओ तो बड़े आश्चर्य की बात है। भूतनाथ: नहीं मेरे दोस्त, मैं हताश होने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो केवल समय का हेर फेर देखकर अफसोस कर रहा हूं। निस्संदेह मुझसे दो एक काम बुरे हो गए और उसका बदला भी मैं पा चुका हूं, मगर फिर भी मेरा दिल ये कहने से बाज नहीं आता कि तेरे माथे से कलंक का टीका अभी तक साफ नहीं हुआ। अतएव तू नेकी करता जा और भूलता जा। सरयू सिंह: शाबाश, मैं केवल तुम्ही को नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को भी अच्छी तरह जानता हूं, और वे बातें भी मुझसे छिपी हुई नहीं हैं जिनका इल्जाम तुम पर लगाया गया है। यद्यपि मैं एक ऐसे सरदार का अय्यार हूं जो किसी के नेक बद से सरोकार नहीं रखता और इस स्थान को देखने वाला कह सकता है कि वो दुनिया के पर्दे के बाहर रहता है, मगर फिर भी मैं काम ज्यादा न होने के सबब से घूमता फिरता और नामी अय्यारों की कार्रवाइयों को देखा सुना करता हूं, और यही सबब है कि मैं उन भेदों को भी कुछ जानता हूं जिसका इल्जाम तुम पर लगाया गया है। भूतनाथ आश्चर्य से: क्या तुम उन भेदों को जानते हो? सरयू सिंह: बखूबी तो नहीं मगर कुछ कुछ। भूतनाथ: तो मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम मुझे इस आफत से क्यों नहीं छुड़ाते? आखिर हम तुम एक ही पाठशाला के पढ़े लिखे हैं। क्या लड़कपन की दोस्ती पर ध्यान देते तुम्हें शर्म आती है, या क्या तुम इस लायक नहीं हो? सरयू सिंह हंसकर: नहीं नहीं, ऐसा ख्याल ना करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अभी तक तो तुम्हें किसी से मदद लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी, और जब आवश्यकता आ पड़ी है तो मदद करने के लिए हाजिर भी हो गया। भूतनाथ मुस्कुराकर: तब तो मुझे खुश होना चाहिए, मगर जब तक तुम्हारा मालिक रोहतासगढ़ से लौटकर ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ भी ना कर सकेंगे। सरयू: क्यों ना कर सकेंगे? भूतनाथ: इसलिए कि तुम्हारा मालिक मुझे यहां कैद कर गया है। मैं इस कैद ही समझता हूं जब तक कि यहां से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। सरयू: ये कोई बात नहीं, अगर जरूरत आ पड़े तो मैं तुम्हें इस मकान के बाहर कर दूंगा, चाहे बाहर होने का रास्ता अपने मालिक के नियमानुसार न बताऊं। भूतनाथ प्रसन्नता से हाथ उठाकर: ईश्वर तू धन्य है, अब आशा लता ने, जिसमें सुंदर और सुगंधित फूल लगे हुए, मुझे फिर घेर लिया। सरयू से: अच्छा दोस्त, तो अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? सरयू:
सबके पहले मनोरमा को अपने कब्जे में लाना चाहिए। भूतनाथ कुछ सोचकर, ठीक कहते हो, मेरी भी एक दफे यही इच्छा हुई थी, मगर क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि शिवदत्त मनोरमा और सरयू बात काटकर, मैं खूब जानता हूं कि शिवदत्त माधवी और मनोरमा को कमलिनी के कैद खाने से निकल भागने का मौका मिला और वे लोग भाग गए। भूतनाथ तब सरयू, मगर आज ऐसी खबर सुनने में आई है जो आश्चर्य और उत्कंठा बढ़ाने वाली है और हम लोगों को चुपचाप बैठे रहने की आज्ञा नहीं देती। भूतनाथ वो क्या? सरयू यही कि कमबख्त माया रानी की मदद पाकर शिवदत्त माधवी और मनोरमा ने, जो पहले ही अमीर थे, अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली और सबके पहले उन्होंने ये काम किया कि राजा दिग्विजय सिंह के लड़के कल्याण सिंह को कैद से छुड़ा लिया, जिसकी खबर राजा बीरेंद्र सिंह को अभी तक नहीं हुई। और ये भी तुम जानते ही हो कि रोहतासगढ़ के तहखाने का भेद कल्याण सिंह उतना ही जानता है जितना उसका बाप जानता था। भूतनाथ बेशक बेशक। अच्छा तब? सरयू अब उन लोगों ने ये सुनकर कि राजा बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह इत्यादि अय्यार तथा किशोरी, कामनी, कमलनी, कमला और लाडली वगैरह है, सभी रोहतासगढ़ में मौजूद हैं, गुप्त रीति से रोहतासगढ़ पहुंचने का इरादा किया है। भूतनाथ बेशक, कल्याण सिंह उन लोगों को तहखाने की गुप्त राह से किले के अंदर ले जा सकता है और उसका नतीजा निस्संदेह बहुत बुरा होगा। सरयू मैं भी यही सोचता हूं। तिस पर मजा यह है कि वे लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि 1000 फौजी सिपाहियों को भी उन लोगों ने अपना साथी बनाया है। भूतनाथ और रोहतासगढ़ के तहखाने में इससे दूने आदमी भी हों तो सहज ही में समा सकते हैं। मगर मेरे दोस्त, ये खबर तुमने कहां से और क्यों कर पाई? सरयू मेरे चेलों ने, जो प्रायः बाहर घूमा करते हैं, ये खबर मुझे सुनाई है। भूतनाथ तो क्या ये मालूम नहीं हुआ कि शिवदत्त, माधवी, मनोरमा और कल्याण सिंह तथा उनके साथी किस राह से जा रहे हैं और कहाँ हैं? सरयू हाँ, ये भी मालूम हुआ है। वे लोग बराबर घाटी की राह से और जंगल ही जंगल जा रहे हैं। भूतनाथ कुछ देर तक गौर करके, मौका तो अच्छा है। सरयू बेशक अच्छा है। भूतनाथ तब? सरयू चलो हम तुम दोनों मिलकर कुछ करें। भूतनाथ मैं तैयार हूं, मगर इस बात को सोच लो कि ऐसा करने से तुम्हारा मालिक रंजित तो ना होगा। सरयू सब सोचा समझा है। हमारा मालिक भी रोहतासगढ़ ही गया हुआ है और वो भी राजा बीरेंद्र सिंह का पक्षपाती है। भूतनाथ खैर, तो अब विलंब करना अपने अमूल्य समय को नष्ट करना है। ऊंची सांस लेकर, ईश्वर न करे शिवदत्त के हाथ कहीं किशोरी लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो अब की दफे वो बेचारी कदापि न बचेगी। सरयू मैं भी यही सोच रहा हूं। अच्छा तो अब तैयार हो जाओ, मगर मैं नियमानुसार तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर ले जाऊंगा। भूतनाथ कोई चिंता नहीं। हाँ ये तो कहो कि मेरे अय्यारों के बटुए में कई मसालों की कमी हो गई है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? सरयू हाँ हाँ, जिन जिन चीजों की जरूरत हो ले लो, यहां किसी बात की कमी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 13वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।